ठीक है लोगों, मुझे यकीन है कि अब तक आप सभी ने ऑस्ट्रेलिया में तथाकथित ISIS दुल्हनों के आने के बारे में सुन लिया होगा। ये वो पल था जब वे यहाँ उतरी थी। ये आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक के रूप में दर्ज होगा। ये एक निर्णायक मोड़ है। या तो हम एक देश के तौर पर इसे स्वीकार कर ले, हम बस इसे स्वीकार कर ले। आप जानते हैं, जैसे जब ये चीजें यूके में हो रही थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, जो भी हो, या हम स्टैंड ले और कहें ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का इससे कोई लेना देना नहीं है। मुख्य धारा की ऑस्ट्रेलियाई समाज का इन लोगों से कोई संबंध नहीं है। इन लोगों को वापस लाया जा रहा है और हमारी सरकार कथित तौर पर मददगार है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाद में मुझे पता चला कि अस्थायी बहिष्करण आदेश जैसी चीज होती है जिससे इसे रोका जा सकता था। इसलिए कहूंगा कि सरकार ने उनकी वापसी आसान की। मुझे पता है वे अपने शब्दों को लेकर सावधान हैं और कहते हैं हमने इसे आसान नहीं बनाया। वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, तो अगर वे पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पासपोर्ट जारी करना ही होगा, लेकिन उन पर आरोप लगाए जाएंगे। और देखिए, जब से वे यहाँ आए हैं उन पर आरोप लगाए गए हैं। यह मुख्य कहानी नहीं है। मुझे यकीन है आपने इसके बारे में और कई अन्य चैनलों पर सुना होगा। यहाँ तक कि मुख्य धारा की मीडिया भी इस पर रिपोर्ट कर रही है। इसी वजह से मैंने इस पर वीडियो बनाने का फैसला नहीं किया। ये जितना बुरा है उतना ही बुरा है, और मुझे लगता है कि अब हम एक देश के तौर पर यहाँ से कहाँ जाते हैं ये हमें पता चलेगा। लेकिन इसे देखिए, हमें सिर्फ आईसिस दुल्हनों की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वागत करने आए लोगों को देखिए, इन लोगों को देखिए, इनमें से हर एक को देखिए। ये लोग तथाकथित आईसिस दुल्हनों का स्वागत करने के लिए आए थे। इनमें से कितने लोग आईसिस के समर्थक हैं? इनमें से कितने लोग किसी न किसी तरह से उस विचारधारा का समर्थन करते हैं? ये हमारे लोकतंत्र की एक कसौटी है। मैंने नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया में मैंने किसी मुस्लिम को इसकी निंदा करते नहीं देखा। कोई भी नहीं। वाली डाली से लेकर कुछ मशहूर मुस्लिम या फिर सोशल मीडिया पर मिलने वाले आम मुस्लिम तक किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। ये दिखाता है कि ये लोग किसके वफादार हैं। और फिर ये लोग हैरान होते हैं कि ये सारे गोरे लोग या गैर मुस्लिम इनके खिलाफ क्यों हो रहे हैं। ये अचानक नस्लवादी क्यों हो गए? इसका नस्लवाद से संबंध नहीं है। इसे देखो, शायद ये आदमी गोरा है। यह आदमी गोरा है, मुझे नहीं पता ये क्या है। इसे देखो, इस वीडियो को देखो। बस इंतजार कर रहे हैं कि ISIS की दुल्हनें आ जाएं। ये है सामान्य ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया को क्या मिला? देखो कितने बेअदब है। तो उन्हें पत्रकारों ने घेर लिया था। इनकी भाषा देखो। मेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हटो। तुमने इन आतंकवादियों से शादी क्यों की? चुप रहो तुम बदचलन औरत। ये इंसानी कचरा उसे चुप रहो तुम बदचलन औरत कहता है। बच्चे पंजे क्यों निकालते हैं? कहा जाता है कि उनमें से एक ने पत्रकार के पेट में लगभग मुक्का मारा था। तुम मेलबर्न जाकर क्या करने वाले हो? इस आदमी को देखो। इस इंसानी कचरे को देखो। इसे तो सिर्फ इसके दिखने के तरीके की वजह से ही देश से निकाल देना चाहिए। इसके माता पिता जरूर आपस में चचेरे भाई बहन रहे होंगे 100%। अरे देखो, मंदबुद्धि एक महिला की पहचान हो गई है। सफा को 2019 में द ऑस्ट्रेलियन ने उत्तर पूर्वी सीरिया के अलरोज डिटेंशन कैंप में ढूंढ लिया था। उस इंटरव्यू के दौरान उसने जोर देकर कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे मुकदमे और लंबी जेल की सजा का डर था। और मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई जेल की सजा मिलने वाली है। इन आरोपों को साबित करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होगा, जैसे गुलामी, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध। आपको शुभकामनाएं। ये बस काम नहीं करता। उसने कहा वह वापस नहीं जाना चाहती, जेल और बच्चे की कस्टडी नहीं खोना चाहती थी। फिर भी वह आ गई। फिर उसे एहसास हुआ कि वह जिस देश से नफरत करती है। आखिर में कृपया मुझे अंदर आने दो,
मुझे इन लोगों से नफरत है। माफ करना दोस्तों। क्या आप समझते हैं मैं ऐसा क्यों हूं? मैं क्यों कहता हूं कि इन महान देशों में रहने वाला हर एक व्यक्ति, अगर वे हर दिन उठकर अपना आभार व्यक्त करे उस देश के लिए जिसने उन्हें यहां आने दिया, यह भी काफी नहीं होगा। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो लोग यहां पैदा होते हैं वे भाग्यशाली है। ठीक है, आप भाग्यशाली है। कोई भी ये नहीं चुनता कि वह कहां पैदा होगा। लेकिन हर वो इंसान जो इन महान देशों में पैदा नहीं हुआ, अगर वह यहां आने में सफल हो जाता है, इन देशों में से किसी एक देश में आ जाता है, तो उसे हर एक दिन के लिए आभारी होना चाहिए। इन लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ गए। हमारे पास ऐसे लोग हैं जैसा मैंने दिखाया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया से कोई लगाव नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर आप इनके बारे में पता करेंगे तो ये सेंटरलिंक के साथ धोखाधड़ी कर रहे होंगे। ये लोग एनडीआईएस सिस्टम में भी धोखाधड़ी कर रहे होंगे। ये ऑस्ट्रेलियाई समाज में योगदान नहीं देते, फिर भी हमें इनके साथ रहना पड़ता है। उसने कहा कि उसने पश्चिमी संस्कृति ठुकराने के कारण सीरिया जाने का फैसला किया। शर्मनाक औरत अब वापस आ गई है। कृपया मुझे अंदर आने दें। ओह, मैं गलत था। असल में नहीं, वह तो यह भी नहीं कहती, वह गलत थी। यह नई फोटो लगती है। उसने अभी भी अपना हिजाब नहीं उतारा है और अब भी उन कई विचारों पर कायम है जिन्होंने उसे सीरिया जाने के लिए प्रेरित किया था। वह अपने बेटे को अधिक रूढ़िवादी माहौल में पालना चाहती थी। रूढ़िवादी से उसका मतलब है महिलाओं को यौन दासियां बनाना, लोगों का सिर कलम करना। कुछ बच्चों ने वास्तव में अपने शिकारों का सिर कलम करने में हिस्सा लिया था। यह मेरा फैसला था यहां आने का, उस जगह से दूर जाने के लिए जहां महिलाएं सड़कों पर नग्न घूमती हैं। हर एक, जिन पुरुषों को मैंने तुम्हें दिखाया, वे भी यही सोच रखते हैं। वे पश्चिमी महिलाओं को वेश्या समझते हैं। हाँ, यही बात है। उसने सच में यही कहा। एक ऑस्ट्रेलियाई महिला पत्रकार के बारे में उसके मुंह से निकला पहला शब्द था, चुप रहो, तुम वेश्या हो। यही उसने कहा। वे महिलाओं को इसी नजर से देखते हैं। हमें इन्हें अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहुसांस्कृतिकता सुंदर है, विविधता हमारी ताकत है। यह एक अभिशाप है। हर एक पश्चिमी देश इन लोगों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। हर एक पश्चिमी देश। ब्रिटेन में अभी अभी स्थानीय चुनाव हुए हैं। 208 स्वतंत्र मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। 208। यह 107 या उसके आसपास से बढ़कर है। इससे आपको क्या पता चलता है? असल में जानते हो क्या, मैं सोच रहा था ये लेबर सरकार उनका समर्थन क्यों कर रही है। उन्होंने इस अस्थायी बहिष्करण आदेश का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि वे उन आदमियों को नाराज नहीं करना चाहते जिन्हें आपने देखा। इन महिलाओं के परिवार है और उनका एक निर्वाचन क्षेत्र है। मुझे यकीन है कि वे टोनी बर्ग के पश्चिमी सिडनी निर्वाचन क्षेत्र से हैं। बैंक्स डाउन या लेकाम्बा। ये दयनीय राजनेता, माफ कीजिए, मैं बहुत कड़ी भाषा इस्तेमाल करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। टोनी बर्ग एंथनी एल्बनीजी से भी ज्यादा खतरनाक है। एंथनी एल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर टोनी बर्ग उनकी जगह लेते हैं तो वह जाहिर तौर पर एंथनी एल्बनीजी से भी बदतर होंगे। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, नाकाम नेता लोग, बस यूके की तरफ देख लीजिए। उनकी लेबर पार्टी कई दशकों से अपने मुस्लिम वोटरों को खुश करने में लगे हुए हैं और अब उन्हें देखिए। जैसे ही उनकी संख्या निर्णायक संख्या पर पहुंचती है, वे आपको छोड़ देते हैं। वे अपने मुस्लिम उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे या किसी और का साथ देंगे। असल में क्यों? हाँ, अभी यूके में वे ग्रीज पार्टी को सीडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लोग गे स्ट्रिपर्स, एलजीबीटीक्यू, जेंडर फ्लूइडिटी और सभी ड्रग्स को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जैसी चीजों को पसंद करते हैं? नहीं, वे नहीं करते। तो फिर वे ग्रीन्स को वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह उनके लिए एक सीढ़ी है। तो यूके में लेबर पार्टी को अब पता चल रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें अब पता चल रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये लेबर राजनेता, जिन लोगों को आप हमारे देश के भविष्य को बर्बाद करके खुश कर रहे हैं, आपको भी बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगले 2 या 3 चुनावी कार्यकालों में
यानी लगभग 6 से 9 साल में उनकी आबादी फिर से दुगनी हो जाएगी, जैसा कि हर जनगणना ने यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाया है। मुस्लिम आबादी हर 10 साल में दोगुनी हुई है और ये फिर से दोगुनी होने वाली है क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तुम सोच भी नहीं सकते कितनी तेजी से। तो सिर्फ अपना अगला चुनाव जीतने के लिए आप हमारे देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। किस लिए? वे अब आपके लिए वोट भी नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसे माहौल में रहे, वही वह भी कह रही है। अब वो चाहती है उसका बेटा यही पले बढ़े। देखो, साफ कहूं तो उनका बहिष्कार होना चाहिए। हाल ही में एक नया सर्वे हुआ था। 77% ऑस्ट्रेलियाई। 77। वो कोई बटा हुआ देश नहीं है, वो देश का 1/3 नहीं है। 77% ऑस्ट्रेलियाई। माफ कीजिए, वो मेरा ग्लोबल वेस्टर्न ग्रुप है। जल्दी शामिल हो जाइए, वहां हम इन विषयों पर बिना चिंता चर्चा कर सकते हैं ताकि हम अपनी आवाजें मिला सके। वैसे 77% ऑस्ट्रेलियाई चाहते हैं कि हर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जो ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को नहीं मानता उसे देश से निकाल दिया जाए। वे चाहते हैं कि वे यहां से चले जाए। 77%। यह कोई बटा हुआ देश नहीं है, यह 50-50 नहीं है, यह 51-49 नहीं है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि ऑस्ट्रेलियाई जनता इससे तंग आ चुकी है। इस देश में वे लोग आए जो इसे बनाने में रुचि रखते थे और इस देश तथा इसने उन्हें जो कुछ दिया उसके लिए आभारी थे। हाल के वर्षों में आप्रवासन की नई लहरों में हमने ऐसे लोगों को आते देखा है जो यहाँ खैरात लेने आए हैं लेकिन देश से नफरत करते हैं और हमारे मूल्यों को नहीं मानते। मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे लगा ये उन्हीं प्रभावशाली वीडियो में से था जिनका मैंने जिक्र किया था, जहाँ आप संसद में बोर्डिंग पास शब्द का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में कट्टरता से निपटने की प्रस्तावित नीति के लिए करती हैं। आइए इसे सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया को तय करना है ISIO की फंडिंग बढ़ाएं या उन लोगों को वापस भेजें जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई लोगों से नफरत की है। एशियो में 230 संभावित आतंकवादियों की निगरानी की जा रही है जो डी रेडिकलाइजेशन थेरेपी में भाग ले रहे हैं। डी रेडिकलाइजेशन थेरेपी काम नहीं करती, फिर भी आइसिस दुल्हनों के साथ आए बच्चों को इन्हीं कार्यक्रमों से गुजरना होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ, इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। इन बच्चों में से कम एक, बल्कि शायद ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला करेंगे। ये होने वाला है। वे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने चरम हिंसा देखी है। वे शरणार्थी शिविर में पले बढ़े और ऑस्ट्रेलिया में पैदा नहीं हुए, इसलिए वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक नहीं हैं और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वे आतंकवादी हमला करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, वे लोग और वे ही उन्हें पालेंगे। वह बंदर जैसे दिखने वाला आदमी बोला, चुप रहो बदचलन औरत, ऑस्ट्रेलिया से कोई संबंध नहीं। कैप्टन को कहेंगे ये क्या बकवास है। कैप्टन आर्थर फिलिप, ऑस्ट्रेलिया के पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने यूनियन जैक फहराया था, वे भी कहेंगे क्या? किसी ने भी इसका अंदाजा नहीं लगाया था। कोई नहीं। यह अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ एसीओ का बजट बढ़ाना चाहिए ताकि इन पर नजर रखी जा सके? वैसे भी वॉच लिस्ट काम नहीं करती। इनमें से कई लोग पहले से अधिकारियों को पता थे और वॉच लिस्ट में थे। और वॉच लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई कार में बैठा है, जैसा कि हम अमेरिकन फिल्मों में देखते हैं, और दूरबीन से उन्हें देख रहा है और इस तरह उनकी निगरानी कर रहा है। इसका यही मतलब नहीं है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। आप इन दसियों हजार लोगों पर नजर नहीं रख सकते। हर विभाग पर दबाव है, इसलिए वॉच लिस्ट में होने के बावजूद ये लोग बाहर जाकर आतंकवादी घटनाएं कर देते हैं और हम हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। ओह, फिर सरकार डैमेज कंट्रोल में लगती है। वे लोग सारी जानकारी छुपाने लगते हैं। वे नाम छुपाते हैं क्योंकि अगर नाम मोहम्मद या अब्दुल हुआ तो लोग फिर हंगामा करेंगे, पर कुछ नहीं होगा। चलो और ऐसे लोगों को लाते हैं। करदाताओं के खर्चे पर यहाँ वन नेशन की डी रेडिकलाइजेशन थेरेपी है। बोर्डिंग पास, तुरंत निर्वासन, जबरन वापसी और कभी वापस ना आना।
मुझे ये निर्वासन नीति प्रभावी लगती है, पर क्या आप इसे लागू कर सकते हैं? आप ऐसे विधायी अधिकार कैसे पेश करेंगे जो इसे हकीकत बना सकें, सेनेटर रॉबर्ट्स? जब मैंने बोलना शुरू किया, पॉलिन पिछले 30 सालों से इस नीति पर चर्चा और काम कर रही हैं। मैंने इस पर बात करना तब शुरू किया जब बेघरदरपन संकट बन गया और उनकी संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ये 5 साल पहले की बात है, जब हमारे पास अच्छे स्टाफ थे। फिर हमने इसे आप्रवासन से जोड़ा और उसके पीछे जाना शुरू किया। हमेशा की तरह नाजी और नस्लवादी गालियां सुनने को मिली। आप सही हैं, नस्लवाद ये नहीं है कि आप किसी दूसरी नस्ल या कई नस्लों के बारे में बात करें। वो नस्लवाद नहीं है। नस्लवाद तब होता है जब आप किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को परवाह नहीं। आपने यूके देखा है? वहां स्थानीय चुनावों में रिफॉर्म जीती। 1580 सीटें उन्होंने जीत हासिल की है। अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता। रिस्टोर का इंतजार करो, जो रिफॉर्म से ज्यादा दाई ओर है। रिफॉर्म दाई ओर है ही नहीं। रिफॉर्म वही है जिसे मैं क्लासिकल कंजर्वेटिव कहूंगा। रिफॉर्म वही है जो कंजर्वेटिव पार्टी को होना चाहिए था, या जो 80 और 90 के दशक में हुआ करती थी, जब तक कि वोक पागलपन या टोनी ब्लेयर के बाद आई ये जबरदस्त लिबरलिज्म नहीं आया था। दोस्तों, यह हमारे इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। या तो हम इसे वैसे ही सहन कर ले जैसे ब्रिटिश लोगों ने किया। उन्होंने दूसरी तरफ देख लिया। जब उनके देश का इस्लामीकरण हो रहा था, तब उन्होंने विरोध नहीं किया। यह जानबूझकर हुआ या प्राकृतिक विकास था, मुझे नहीं पता और फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हमने यूनाइटेड किंगडम का पतन होते देखा है। हमें वही आत्मघाती रास्ता नहीं अपनाना है जो उन्होंने अपनाया था। हमें निर्दयी होना पड़ेगा। जो लोग आपने शुरुआत में देखे थे, वे ऑस्ट्रेलियाई समाज में कुछ भी योगदान नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। उनमें आधे सेंटरलिंक से भत्ता ले रहे हैं, उनमें आधे NDIS में धोखाधड़ी कर रहे हैं, और उन सभी को ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली से नफरत है। हम इस बारे में क्या करने वाले हैं? मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जहां समान विचारधारा वाले लोग विचार साझा करते हैं। लिंक विवरण में है।